हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम सीजी टेट 2026 में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, जो आपकी सीजी टेट है ना, सीजी टेट 2026 में हुए उसके प्रीवियस ईयर के बाल विकास के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए एक एक करके सारे प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, टाबा मॉडल संबंधित है ना, जो टाबा मॉडल है वो किससे रिलेटेड है करके पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका नैतिक विकास, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत विकास और चौथा है पाठ्यक्रम विकास, है ना। जो टाबा मॉडल है वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम विकास, है ना, जो कैरिकुलम डेवलपमेंट है उससे संबंधित है आपका टाबा मॉडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है ना, जो मनुष्य का शरीर है वो दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है ना? कौन सी दो प्रजनन कोशिकाएं हैं जो मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है, पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वंशानुक्रम कोशिका, दूसरा है पित्त कोशिका, तीसरा है आपका पैतृकता कोशिका और चौथा है मातृ कोशिका, है ना। तो यहाँ पे आपको इन सबको क्रम से जमाना है ना, कि कौन कौन से जो हैं वो दो कोशिकाएं, दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है, वो पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो पितृ कोशिका है ना, जो पितृ कोशिका है वो, और जो हो जाएगी मातृ कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं जो हैं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में जो है पितृ कोशिका और मातृ कोशिका दिया है ना। तो वो आपका यहाँ पे के और एम यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए, है ना। जो आपका इंक्लूसिव क्लासरूम है उसके लिए कौन से जो है मुख्य परिवर्तन होने चाहिए, है ना, मेन चेंजेस क्या होने चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए, वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन पर्यावरण में परिवर्तन और चौथा है अलग कक्षा की व्यवस्था, है ना। तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है ना। यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पे आपको इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है ना। तो समावेशी कक्षा के लिए मुख्य परिवर्तन क्या क्या होने चाहिए? तो पहला तो हो गया आपका पाठ्यक्रम जो है वो लचीला होना चाहिए, यानी कि करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए, है ना, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और तीसरा जो है आपका पर्यावरण में परिवर्तन। तो ये तीनों जो होंगे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जे, के और एल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ना, जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है उसका पर्पस क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका अनुदेशन के दौरान छात्र प्रगति का परीक्षण करना, है ना। अनुदेशन के दौरान क्या है, छात्र की जो प्रगति है ना, जो प्रोग्रेस है उसका परीक्षण करना। दूसरा है छात्रों के वर्तमान ज्ञान एवं कौशल का आकलन करना। तीसरा ऑप्शन है आपका छात्रों को प्रारंभिक सलाह एवं मार्गदर्शन करना। चौथा ऑप्शन है आपका अंतिम अधिगम परिणामों का आकलन करना, है ना। तो यहाँ पे आपका निदानात्मक मूल्यांकन के लिए जो उद्देश्य होगा वो कौन सा इन चारों में से करेक्ट होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे
छात्रों को प्रारंभिक सलाह एवं मार्गदर्शन करना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वंशानुक्रम वैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमयी विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है ना। वंशानुक्रम नियम से कौन सा जो सिद्धांत या नियम है संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, तो ये तो आपके वंशानुक्रम से है। दूसरा है प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये भी आपके वंशानुक्रम से संबंधित है। तीसरा है आगमन का सिद्धांत और चौथा है मेंडल का नियम, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो होगा वो वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका आगमन का नियम, है ना। आगमन का नियम जो है आपके वंशानुक्रम और जीव वैज्ञानिक के लिए जो है इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया है कथन और कारण से संबंधित, है ना। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए कथन, है ना, जो कथन दिया गया है वो और कारण के लिए सही विकल्प आपको चुनना है ना। जो आपका कथन असर्शन दिया है और जो रीज़न दिया है उसके लिए आपको सही विकल्प चुनना है। पहला कथन कहता है सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कारण क्या है, सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है ना। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन दोनों कथन और कारण को लेकर बताना है। पहला कहता है कि असर्शन यानी कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कारण और कथन, है ना, जो आपका कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका जो कथन है, कथन सत्य है लेकिन कारण जो है वह असत्य है। चौथा ऑप्शन है आपका जो कथन है वो असत्य है लेकिन कारण सत्य है ना। तो यहाँ पे आपका बोला गया है सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये तो आपका असर्शन यानी कारण तो सही है। दूसरा कहता है कारण में सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है ना, जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो ये कारण जो है वो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आर और एस, यानी कि यहाँ पे आपका कारण, कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित सही चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए, है ना। जो आपके संस्थान आधारित जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें आपको सही चरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है आपका बेहतर संस्थागत, है ना, संस्थागत, जो बेहतर संस्थागत सुधार हेतु परिणामों की रिपोर्टिंग। दूसरा है उद्देश्य क्षेत्र एवं विधि सहित मूल्यांकन योजना का विकास करना। तीसरा है आंकड़ों का संग्रहण और चौथा है आंकड़ों का विश्लेषण। और लास्ट में कहा गया है मूल्यांकन गतिविधि का क्रियान्वयन करना, है ना। तो इनको आपको सही क्रम में जमाना है ना। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला उद्देश्य क्षेत्र एवं विधि सहित मूल्यांकन योजना का विकास। तो यहाँ पे आपका एल फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा आंकड़ों का संग्रहण करना, है ना। आंकड़ों का आप संग्रहण करेंगे, देन उसके बाद जो हो जाएगा आपका आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो यहाँ पे आंकड़ों का विश्लेषण, उसके बाद होगा आपका यहाँ पे बेहतर संस्थागत सुधार हेतु परिणामों की रिपोर्टिंग, यानी कि के आपका सही होगा और लास्ट बच गया आपका ओ, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो होगा LMN
KO, है ना। ये सीक्वेंस जो होगा आपका सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन में दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपका LMN है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में, है ना, जो बहुत प्रतिभाशाली जो माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के प्रतिभा के माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है ना। जो बहुत प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति, है ना, उनके जो बच्चे हैं उनमें प्रतिभा कम होने की प्रवृत्ति, और बहुत निम्न कोटि के जो प्रतिभा के जो माता पिता है उनके बच्चों में भी प्रतिभा कम होने की प्रवृत्ति जो है वह कौन से सिद्धांत से संबंधित है पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, दूसरा है मेंडल का नियम, तीसरा ऑप्शन है बीज कोष की निरंतरता का नियम, और चौथा है प्रत्यागमन का नियम, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका प्रत्यागमन का नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर यहाँ पे आपका कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिया है ना। इस एग्ज़ाम में जो है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से पढ़िएगा। कहता है, कथन कहता है आपका लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। कारण क्या है कि सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कथन है वह सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, है ना। पहला ऑप्शन है जो कथन है और कारण दोनों सत्य है, सही बात है भाई। और कहता है कि कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरे ऑप्शन में कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, और चौथा जो है कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर आपका सीक्वेंस जमाने के लिए दिया है। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि, है ना, यानी आईक्यू के स्तर के बढ़ते क्रम में न्यूनतम से अधिकतम की ओर व्यवस्थित कीजिए, है ना। यानी कि आपको यहाँ पे लेवल के अनुसार जो है लोवेस्ट से हाईएस्ट की ओर आपको यहाँ पे जमाना है। पहला है आपका अत्यधिक मंद बुद्धि, दूसरा है आपका गंभीर रूप से मंद बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है हल्के मानसिक रूप से मंद बुद्धि, चौथा है धीमी गति से सीखने वाला, और जो है आपका पांचवा मध्यम मानसिक रूप से मंद बुद्धि, है ना। तो यहाँ पे आपको बौद्धिक अक्षमता वाले जो बच्चे हैं उनके आईक्यू के स्तर में बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पे जमाना है ना। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका के, है ना, अत्यधिक मंद बुद्धि, अत्यधिक मंद बुद्धि से हो जाएगा आपका गंभीर रूप से मंद बुद्धि, उसके बाद आपका हल्के मध्य बुद्धि, है ना, हल्के जो है मानसिक रूप से मंद बुद्धि, उसके बाद आपका हो जाएगा धीमी गति से सीखने वाले, और उसके बाद होंगे आपके मध्यम गति से, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे सही जोड़ी से संबंधित है ना। यहाँ पे आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में 2 कथन दिए हैं जिनमें आपको सही जोड़ी के रूप में बताना है। पहला कहता है क्षेत्र सिद्धांत, है ना, क्षेत्र सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है। दूसरा है मानवतावादी सिद्धांत, तीसरा है आपका अनुभवजन्य सिद्धांत, और चौथा है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो जो क्षेत्र का सिद्धांत है ना, यह क्षेत्र का सिद्धांत आपके के लेविन के द्वारा दिया गया है ना। तो यहाँ पे ए का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा, है ना, के लेविन के द्वारा दिया गया।
दूसरा है मानवतावादी का सिद्धांत, है ना। तो मानवतावादी सिद्धांत मास्लो के द्वारा दिया गया है ना। जो बी है वो हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी मास्लो के द्वारा। और तीसरा है अनुभवजन्य का सिद्धांत। तो अनुभवजन्य सिद्धांत दिया है आपके डी कोल्बनी। किसने? डी कोल्बनी, यानी सी का हो जाएगा आपका दूसरा और ए का हो जाएगा आपका सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत स्किनर के द्वारा, यानी फर्स्ट। तो वो कौन से ऑप्शन में दिया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल सही चरणों का प्रतिनिधित्व करता है ना। जो कौन सा अनुक्रम जो है वो संस्था है ना, संस्थान पर आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया को सही ढंग से शामिल करता है, यहाँ पे आपको ये बताना है। पहला कहता है संस्थागत सुधार के लिए मूल्यांकन परिणामों की रिपोर्टिंग और उनका उपयोग करना। दूसरा है उद्देश्य, दायरा और कार्यप्रणाली सहित एक मूल्यांकन योजना का विकास। तीसरा ऑप्शन है प्रदत्त संकलन और चौथा है प्रदत्त विश्लेषण और पांचवा कहता है आपका मूल्यांकन क्रियाओं का क्रियान्वयन करना, है ना। तो यहाँ पे आपको सही क्रम में इनको जमाना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा उद्देश्य, दायरा और कार्यप्रणाली सहित मूल्यांकन योजना का विकास करना, है ना भाई। किसी भी चीज़ की जो संस्था है उनके मूल्यांकन करने के लिए क्या है? उद्देश्य होना चाहिए, दायरा और कार्यप्रणाली सहित मूल्यांकन की योजना का विकास होना चाहिए। दूसरा है मूल्यांकन की क्रियाओं का क्रियान्वयन करना, है ना। जो मूल्यांकन है उनकी इवैल्यूएशन की जो इम्प्लीमेंटिंग है ना, जो इम्प्लीमेंट करना है, ये प्रक्रिया होनी चाहिए, है ना। और तीसरा जो हो जाएगा वो होगा आपका प्रदत्त संकलन करना, है ना। जो प्रदत्त संकलन यानी कि आपका डेटा को एनालिसिस करना, है ना। डेटा को क्या करना हो जाएगा? एनालिसिस करना, यानी कि एन। उसके बाद यहाँ पे जो प्रदत्त संकलन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका डाटा को कलेक्शन करना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एम, है ना। डाटा को कलेक्शन करेंगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डेटा को एनालाइज करना, यानी एनालिसिस करना, है ना। और उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे बच गया है आपका के, यानी कि संस्थागत सुधार के लिए मूल्यांकन परिणामों की रिपोर्टिंग और उनका उपयोग करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो वो होगा आपका LOMN, है ना। देखते हैं LOMN, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान के अनुसार का अनुसरण करती है ना। विकास के जो प्रतिमान है उसका अनुसरण करती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है ना। तो जो विकास की प्रक्रिया है ना वो प्रतिमान के अनुसरण करती है, जैसे कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, है ना। तो जाति के अनुरूप क्या है? विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यह किसके द्वारा दिया गया है? कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका हरलॉक के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है ना। तो रचनात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषता है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है अधिगम प्रगति की निगरानी करना। दूसरा छात्रों की वर्तमान ताकत का निर्धारण। तीसरा है आपका प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठपोषण। चौथा है इकाई के अंत में छात्र प्रगति का मूल्यांकन करना, है ना। तो रचनात्मक मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे अधिगम प्रगति की निगरानी करना, है ना। यानी कि जे जो होगा आपका करेक्ट होगा। और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठपोषण करना, है ना। प्रक्रिया के दौरान क्या है? निरंतर पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक लेना, है ना। तो यहाँ पे आपका जे और एल जो होंगे
करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, केवल जे और एल आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वागिंद्रियों की पूर्ण परिपक्वता के बाद, है ना, जो वागिंद्रियां हैं उसकी पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है। भाषा विकास एक क्रम के अनुसार होता है ना, भाषा विकास जो है एक क्रम के अनुसार होता है। भाषा विकास के क्रमों को सुव्यवस्थित कीजिए, है ना, जो भाषा विकास है उसके क्रम को हमें यहाँ पे सुव्यवस्थित करना है। तो पहला यहाँ पे कहा गया है ध्वनि उत्पन्न करना, दूसरा है ध्वनि की पहचान करना, तीसरा ऑप्शन है शब्द एवं वाक्यों का निर्माण, चौथा है लिखित भाषा का प्रयोग, और जो आपका पांचवा दिया है भाषा विकास की पूर्णावस्था, है ना। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा वो भाषा विकास के क्रम को सुव्यवस्थित ढंग से करेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हो जाएगा ध्वनि की पहचान करना, है ना, ध्वनि की पहचान करना। उसके बाद हो जाएगा आपका ध्वनि उत्पन्न करना यानी कि के। उसके बाद क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका शब्द एवं वाक्यों का निर्माण करना, है ना भाई। ध्वनि उत्पन्न करने के बाद क्या होगा, शब्द एवं वाक्यों का निर्माण करना। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखित भाषा का प्रयोग यानी कि एन, लिखित भाषा का प्रयोग, और उसके बाद हो जाएगा भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, है ना, पूर्ण अवस्था यानी कि पूर्ण तरीके से भाषा जो है डेवलप हो जाएगा फाइनल स्टेज में। तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें एल के एम है ना, ये होगा, तो वो हो जाएगा आपका एल के एम एन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इनके आगे के प्रश्न को हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि इस तरह से बनाने में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है ना, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही घुमा घुमा करके पूछा गया है ना। आप देख सकते हैं कि कथन और कारण संबंधित और इस तरह से सुक्रम यानी कि क्रमों में व्यवस्थित करने के आधार पर जो है इस बार सीजी टेट में पूछा गया है ना। बहुत ही जो है प्रश्न को कठिन लेवल पे बना के पूछा गया था, है ना। तो आप ज़रूर से इस तरह के प्रश्न को पढ़िएगा, है ना, खास करके पैटर्न में जमाने वाला और जो है आपके कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। इसके आगे की वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।